नमस्कार दोस्तों, J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ, मस्त और अपनी पढ़ाई में एकदम बढ़िया तरीके से व्यस्त हो रहे होंगे। दोस्तों, अपनी पशु परिचर भर्ती की जो ये क्लासेस चल रही है, आपको कैसी लगती है? आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं मैटर दे रहा हूँ आपको, वो आपके पास में आपके लिए उपयोगी हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप प्लीज़ थोड़ा, जो भी विद्यार्थी देखते हो, आप कमेंट में मुझे ज़रूर, इस वीडियो के कमेंट में आप 100% मुझे बताओगे कि आपके लिए कैसी ये उपयोगी साबित हो रही है कि नहीं हो रही है। आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, क्वेश्चन आंसर ज्वाइन कर रहे हो कि नहीं करो। मैं एक दिन इसके बारे में अलग से बात करने का, एक अपनी चर्चा से संबंधित, पशु परिचर की चर्चा से संबंधित मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। उसमें अपन चर्चा करेंगे पूरी की पूरी, आप कैसी क्या रणनीति करते हो अपनी जो पढ़ाई वाले मैटर में। उसमें मैं इतना यूँ बात नहीं करता हूँ। दोस्तों, एक बात मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको ये 8:15 वाला शाम के टाइम जो लाइव क्लासेस चलती है, ये आपको टाइमिंग अच्छा नहीं लग रहा है क्या है? विद्यार्थी लाइव नहीं आ रहे। पहले जो सुबह 10:30 बजे वाला, 10:15 बजे वाला टाइमिंग था, 10:30 बजे के आसपास, उसमें तो बच्चे लाइव आते थे। इसमें इसमें बहुत कम लाइव आते हैं। क्या है मतलब, कोई तकलीफ है या इस समय पढ़ नहीं पाते हो क्या है? तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओगे तो पता चलेगा। ऐसे तो मैं कोई है देवता हूँ को नहीं, मारवाड़ी में कहे है देवता रहे हो तो मैंने ध्यान पड़ जाओ तो थोड़ा कहीं तकलीफ है, हमारे कहीं समस्या हुई। आप जो भी चीज़ें हैं वो मेरे को बताएगा, ताकि सब चीज़ें समझ में हो जाएगी। और आज दोस्तों, अपनी ये 17वीं क्लास होने जा रही है। पशु परिचर भर्ती की 17वीं क्लास है, जो मैं मानता हूँ बहुत शानदार ये क्लास से आपके लिए उपयोगी हो रही है। दोस्तों, आज अपने भूगोल में ही आज एक टॉपिक लेंगे, राजस्थान की प्रमुख झीलें। राजस्थान की प्रमुख झीलें। दोस्तों, मेरे को हालांकि अपवा तंत्र लेना था, राजस्थान का अपवा तंत्र, नदियों से संबंधित, लेकिन मैं वो टॉपिक अभी नहीं लूँगा, वो टॉपिक थोड़ा बाद में लूँगा। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ टॉपिक, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट करवा दूँ। वो नदियों वाला टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है, थोड़ा यूँ बोरिंग टाइप का, थोड़ा लंबा सा है, तो मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा बाद में लेंगे। अभी मैं चाहता हूँ जो छोटे छोटे टॉपिक है उनको एक बार कंप्लीट किया जाए, जहाँ से फिक्स है क्वेश्चन आना ही आना है, फिर उसके बाद में उसको भी कर लेंगे। तो दोस्तों, आज अपन बात करने से पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान की झीलें। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दोस्तों, जो ये झीलें हैं ये क्यों बनाई जाती थी? झीलें क्यों बनाई जाती थी? याद कर लेना, झीलें जल संग्रहण के लिए बनाई जाती थी। जल संग्रहण के लिए बनाई जाती थी, ताकि इसका जो ये पानी जल संग्रहित हो रहा था, उसका उपयोग कहाँ कर सके? उसका उपयोग पीने के लिए कर सके, सिंचाई के लिए कर सके, सिंचाई के लिए कर सके। अब बस उनमें, यानी पेयजल के रूप में, ऐसा कह सकता हूं, पेयजल या सिंचाई के रूप में इस पानी का उपयोग किया जा सकता था। प्राचीन काल में लोग झीलें बनाते भी थे और कुछ प्रकृति के द्वारा बनती भी थी। अब बस उनमें झीलें क्यों बनाई जाती थी या झीलें किस काम आती है? भाई, पेयजल के लिए काम आती है और सिंचाई के लिए भी झीलें काम आती है। भाई साहब, झीलें कुछ मानव के द्वारा भी बनाई जाती थी, जिनको अपन कह सकते थे मानवीकृत झीलें। कैसी? मानवीकृत झीलें। और कुछ झीलें प्राकृतिक रूप से बनती थी, कुछ झीलें प्राकृतिक रूप से बनती थी। मानवीकृत झीलें जो मानव के द्वारा बनती थी और कुछ प्रकृति के द्वारा बनती थी, उनको प्राकृतिक झीलें कहते हैं। प्राकृतिक झीलें कहते हैं। मानवीकृत झीलें क्या होता था? जब भी कोई अकाल पड़ता तो राजा महाराजा ने सोचा, भाई साहब अपनी जनता तो भूखी मरेगी, क्या करते हैं भाई साहब, इनको बोलते हैं तुम सब हमारे इस झील का निर्माण कर दो, आपको पैसे देंगे। जिस प्रकार आज अपने जो ये चलती है ना, फैमिल वगैरह क्या करती है, मतलब गरीब लोग हैं उनको डायरेक्ट पैसे नहीं दिए जा रहे, उनको बोल रहे तुम काम करो, हम आपको पैसे देंगे। तो गरीबों को पैसे बांटने का एक तरीका है। तो राजा महाराजा प्राचीन काल में क्या करते थे, गांव की, जो अपने शहर की, अपने जो क्षेत्र की, अपने रियासत की जो जनता थी, उनको कुएं, तालाब, झीलें वगैरह बनवाने का काम दिया जाता था। महल वगैरह, झीलें बनवाई जाती थी और उनको पैसे दे दिए जाते। तो वो होती थी मानवीकृत झीलें। कुछ झीलें जो प्रकृति के द्वारा बनी है, कुछ झीलें जो प्रकृति के द्वारा बनी है, जैसे कौन कौन सी झीलें हो सकती है? जैसे मैं बताता हूँ, एक झील होती है विवर्तनिक झील। विवर्तनिक झील बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक झील होती है विवर्तनिक झील। विवर्तनिक झील क्या होती है मैं अभी बताऊंगा। एक झील मैं बता देता हूं, कालडेरा झील, या इसी को बोल सकते हैं क्रेटर झील। क्या होती है दोस्तों? क्रेटर झील। कुछ झीलें ऐसी होती है जिसको ऐसा कह सकते हैं प्लाया झील,
ये सब के सब प्रकृति के द्वारा बनी है दोस्तों, ऑटोमेटिक प्रकृति के द्वारा बनती है। आई समझ में। विवर्तनिक झील क्या होती है? पृथ्वी के अंदर कुछ आंतरिक हलचलों की वजह से, पृथ्वी के अंदर कुछ आंतरिक हलचलों की वजह से जो झीलें बनती है उनको विवर्तनिक झील कहते हैं, उनको विवर्तनिक झील कहते हैं। जैसे माउंट आबू की जो नक्की झील है, माउंट आबू की जो नक्की झील है वो विवर्तनिक झील का उदाहरण है। इतिहास और दंत कथाएं तो ये कहती है कि भाई साहब देवताओं ने अपने नाखूनों से इस नक्की झील का निर्माण करवाया, लेकिन वास्तविकता यह है कि पृथ्वी के अंदर कुछ हलचलों की वजह से उस झील का निर्माण हो गया माउंट आबू पर उस झील का निर्माण हुआ नक्की झील का। नक्की झील एक विवर्तनिक झील का उदाहरण है, यानी पृथ्वी के अंदर आंतरिक हलचलों की वजह से जो झील बनती है वो विवर्तनिक झील है, नक्की झील। काल्डेरा या क्रेटर झील क्या है? काल्डेरा या क्रेटर झील क्या होता है दोस्तों? ज्वालामुखी फटने से जो लावा निकलता है, एक तरल रूप में जो लावा निकलता है, वो लावा मतलब तरल होता है तो वो फैल जाता है। तरल रूप का जो लावा होता है वो फैल जाता है, फैलने पर जो वो अपनी झील बनती है उसको काल्डेरा झील कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? काल्डेरा झील। यानी कि पृथ्वी के ज्वालामुखी उद्गार होने से जो भाई साहब जो लावा प्रवाहित होता है, उस लावे से जो झील निर्माण होती है उसको काल्डेरा झील बोलते हैं। जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील, मैं बता देता हूँ, जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील एक प्रकार की काल्डेरा झील या क्रेटर झील मानी जाती है। अपने जो पुष्कर झील है, जो अजमेर की पुष्कर झील है, वो भी काल्डेरा झील की मानी जाती है। और एक बता देता हूँ आपको, काल्डेरा झील का एक एग्जांपल और बता देता हूँ, जो अपने रामगढ़ बारह, मैंने आपको जब भौतिक प्रदेश पढ़ाया था तो मैंने बताया था दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार बताया, उसमें बताया था राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज जो साइट है, राजस्थान की पहली जियो हेरिटेज साइट है वो रामगढ़ है। वो कौन सी है? रामगढ़, जो बारह में। रामगढ़ कहाँ है? बारह में। यहाँ पर एक क्रेटर झील बनी हुई है, उल्का पिंड गिरने से एक क्रेटर झील बनी है, ज्वालामुखी, ऐसा उनको मान सकते हैं। काल्डेरा या क्रेटर झील के निर्माण में वो भी बनी है। तो लोनार झील, पुष्कर झील, काल्डेरा, ये अपनी रामगढ़ झील, ये सब के सब क्रेटर झीलों का उदाहरण है। प्लाया झील क्या होती है दोस्तों? मरुस्थल में, थार के मरुस्थल में जो अस्थायी झीलें बनती है, जैसे मान लो ये टीला है, मान लो ये दो टीले हैं, इन दो टीलों के मध्य जो जल एकत्रित होता है, यानी मैं कह सकता हूँ अस्थायी जो झीलें बनती है, यानी कि थार के मरुस्थल में दो टीलों के मध्य जो अस्थायी झीलें बनती है जिसमें वर्षा का पानी एकत्रित होता है, उनको प्लाया झील कहते हैं। समझ में आई क्या दोस्तों? ये काम की चीजें है, ये किताबों में नहीं मिलेगी, ये J2 ऑफिशियल पर ही में मिलेगी। सिर्फ समझने की बात है, नोट्स बनाने की देरी है। भाई साहब आप नोट्स बनाते रहो, ऐसा मैटर कहीं नहीं मिलने वाला। पैसे देकर भी आप ऐसा मैटर प्राप्त नहीं कर सकते, ये मेरा वादा है। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों का देख लीजिए हाल क्या हो रहा है, लाख 50 हजार रुपए, 10 हजार, 20 हजार रुपए फीस भरवाते हैं। भाई साहब ऐसा मैटर नहीं देते, डायरेक्ट बोलते लिख सांबर झील, पचपदरा झील, लूणकरण झील, खत्म। भाई साहब ये हो गया कोर्स, महीना में खत्म कर देते कोर्स, और मिलता कुछ भी नहीं। तो ध्यान रखना, झीलें किस काम आती है? पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए। झीलें मानव निर्मित भी हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है। प्राकृतिक में वे झीलें जो पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के निर्माण से बनी है, विवर्तनिक झील कहलाती है। वे झीलें जो ज्वालामुखी के उद्गार से लावा निर्मित, जो तरल लावा था उससे निर्मित हुई है, वो काल्डेरा या क्रेटर झील कहलाती है। और थार के मरुस्थल में जो टीलों के मध्य जो अस्थायी झील बढ़ती है जिसमें वर्षा का पानी एकत्रित होता है, उनको प्लाया झील कहते हैं। ये चीजें आपको समझ में आई क्या दोस्तों? बिल्कुल समझ में आ गई क्या? उतार देना, छाप देना, यह आपकी गारंटी है। मैटर देना मेरा काम है, उतारना आपका काम है। अब आगे नेक्स्ट पे बात करता हूं दोस्तों भाई साहब झीलें, इन झीलों में होता क्या है दोस्तों? रहता क्या है? पानी। कैसा रहता भाई? क्या रहता है? पानी रहता है। झीलों में पानी रहेगा भाई साहब, कोई पेट्रोल थोड़ी रही है। ये झीला है, झीलों में पेट्रोल थोड़ी रही, पेट्रोल डी भाई साहब मैं तुम्हारी डब्बू भर लियो बार है, डब्बो क्रेन रहने पानी टंकियां हैंग भर लियो, पेट्रोल डी है। तो झीलों में तो पानी होगी। और पानी भाई साहब आपने ध्यान है, पानी दो तरह रहे, एक तो खारो पानी और दूसरो मिट्टो पानी। बिल्कुल बात सही है कि भाई जो अपनी झीलें हैं उन झीलों में तो पानी होगा, और पानी भी दो तरह का होता है, एक तो खारा पानी होता है और दूसरा मीठा पानी होता है।
जिस झील में खारा पानी होगा उसको खारे पानी की झील कहेंगे, जिस झील में मीठा पानी होगा, वर्षा का पानी होगा, पालर पानी होगा, उसको मीठा पानी की झील कहेंगे। समझ में आई कि नहीं आई भाई साहब? इनमें कहीं समझाओ, वो तो औंधा नहीं ध्यान है, वो तो बेरो गुंगो रहे नहीं, उन्हें भी ध्यान पड़े कि जिन झील में खारो पानी रही, जिन झील में लूण रही, लूण जड़ो खारो वह खारे पानी री झील, जिनमें मीठ घटक पालर पानी रही वो मीठा पानी री झील। इनमें तो कहीं समझाऊं भाई, की समझाऊं नारी काम को नहीं, आपने यूं दिमाग में रखना। आई बस में अब भाई साहब जो खारा पानी री जिला है विकी की जिला है, मैं एक ट्रिक लिखूं। एक ट्रिक है भाई साहब, ट्रिक है साड़ी का पल्लू, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, कुत्ता फाड़े रे। भाई साहब गजब की ट्रिक है ये, बस इतनी सी याद करनी, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। भाई साहब देखो, सा से याद रखना सांबर, क्या याद रखना दोस्तों? सांबर याद कर लेना, सांबर झील। डी से याद करना डीडवाना, क्या याद करना? डीडवाना झील। का से याद करना दोस्तों काछोर, क्या याद करना दोस्तों? काछोर। या इसी का को कावोद भी याद कर सकते हो, कोई तरीका नहीं है। प से याद रखना दोस्तों पचपदरा, क्या याद रखना? पचपदरा। लू से याद रखना दोस्तों लूण करणसर, क्या याद करना दोस्तों? लूण करणसर झील। कू से क्या याद रखना दोस्तों? कुचामन झील, क्या याद रखना दोस्तों? कुचामन झील। ता से क्या याद रखना दोस्तों? ताल छापर झील, कौन सी झील दोस्तों? ताल छापर झील। फा से क्या याद रखना दोस्तों? फड़ोदी झील, कौन सी झील दोस्तों? फड़ोदी झील, कौन सी झील? फड़ोदी झील। और डे से क्या याद रखना दोस्तों? डेगाना झील, कौन सी झील दोस्तों? डेगाना झील। अब इसमें और रे से क्या याद रखना दोस्तों? रेवासा झील, कौन सी झील दोस्तों? रेवासा झील याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही तगड़ी बात है। आपको याद करना पड़ेगा, कैसे भी करके ये याद करना पड़ेगा। आई बात सुन में, अब देखो दोस्तों याद कैसे करना है। जो सांबर झील है ये अपने जयपुर ग्रामीण में पड़ती है। सांबर झील वर्तमान में जयपुर ग्रामीण में आती है, याद कर लेना। पहले जयपुर में आती थी सांबर, अब लेकिन सांबर झील वर्तमान में जयपुर ग्रामीण में आती है। डीडवाना कहाँ है? डीडवाना कहाँ आती है दोस्तों? डीडवाना याद कर लेना, डीडवाना कुचामन जिले में आती है। और भाई साहब गजब की बात है सर, थे डीडवाना पहले नागौर में आती थी डीडवाना पहले नागौर में आती थी, थे डीडवाना कुचामन में लिया। बिल्कुल भाई साहब एकदम सही बात है। अशोक जी गहलोत जो जादूगर ने भी भाई साहब डीडवाना उठाई निकट लिया, डीडवाना कुचामन जिले में डीडवाना झील को लिया। खारे पानी की झील है, जल्दी तो कहो भाई साहब जादूगर साहब की भी कर सके, जिला ने इधर उधर कर दी तो भाई साहब अपने तो कोई अता पता ही नहीं है भाई किकर कहीं कर सके। तो डीडवाना जो झील है ना वो डीडवाना कुचामन में। जो काछोर है ना दोस्तों, काछोर है सिक्कर में कटे है, सिक्कर में याद कर लेना। और जो कावोद है ना, कावोद जैसलमेर में कटे है, जैसलमेर में याद कर लेना, खारा पानी जिला है। पचपदरा ओ भाई साहब, पचपदरा कटे सर बाड़मेर। ओहो नहीं भाई साहब, पचपदरा बाड़मेर में नहीं है, पचपदरा नया जिला बनिया नहीं। उन बाद में आप पचपदरा कट गिवरी दोस्तों, बालोतरा में कट गिवरी दोस्तों, बालोतरा में याद कर लेना, बालोतरा नयो जिलो बन गो। उन वजू पचपदरा झील कट गिवरी, बालोतरा में गिवरी। भाई साहब आ लूणकरण सर, ओहो सर लूणकरण तो बीकानेर में, लूणकरण सर कटे बीकानेर में। कुचामन ओ गुरुजी, कुचामन डीडवाना, जो डीडवाना कुचामन जो नया जिला बना ना दोस्तों, डीडवाना कुचामन, उसमें ये कुचामन झील है भाई साहब। तो इसका मतलब सर नागौर में रही नहीं भाई साहब खारे पानी जिला, क्योंकि नागौर में तो एक ही झील है, वो मैं अभी बताऊं आपने। कुचामन भी अपने डीडवाना कुचामन में चली गई, डीडवाना उसमें चली गई। ताल छपर कहाँ है सर? ताल छपर तो चूरू में है गुरुजी। ताल छपर कहाँ है? चूरू में, याद कर लेना। ताल छपर कहाँ है? चूरू में। फड़ोदी भाई साहब सर फड़ोदी तो जोधपुर में आता। नहीं भाई साहब, फड़ोदी नयो जिलो बन गो। इस वजह फड़ोदी जो झील है वह फड़ोदी जिलार मायने कटे, फड़ोदी जिलार मायने याद कर लीजिए। डेगाना सर, डेगाना कटे पड़ी, डेगाना भी तो कुछ कुचामन डीडवाना में पड़ी। जो कुचामन डीडवाना जो नया जिला बना उसमें डेगाना आ गई। कहाँ आ गई? डेवाना। और रेवासा कहाँ है सर? रेवासा सिक्कर में। कहाँ है? सिक्कर में, याद कर लेना। रेवासा कहाँ है? सिक्कर में, याद कर लेना। ये कुछ जो ये खारे पानी की झील है दोस्तों, इनको अच्छे से याद कर लेना। ये क्वेश्चन आता है बार बार, आपको अच्छे से याद कर लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन सीधे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इनको याद कर लेना। एक दो खारे पानी की और जिले बता देता हूं। एक है दोस्तों पीतमपुरी। ये क्वेश्चन कांस्टेबल में पूछा था कि पीतमपुरी जो खारे पानी की झील है ये कहाँ है? याद कर लेना दोस्तों, पीतमपुरी खारे पानी की झील सिक्कर में है। कहाँ है दोस्तों? सिक्कर में। पीतमपुरी खारे पानी की झील
अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुई है दोस्तों, लेकिन करूँ क्या, मैं क्लास लेना चाहता हूँ। पीतमपुरी जो खारे पानी की झील है ये सिक्किम में है। और एक है दोस्तों नावा, कौन सी है दोस्तों, नावा। नावा कहाँ है दोस्तों, नावा डीडवाना कुचामन में। ये भी कहाँ है दोस्तों, डीडवाना कुचामन में, डीडवाना कुचामन। ये भारत सरकार का यहाँ पर आदर्श लवण केंद्र है। भारत सरकार का नावा में आदर्श लवण केंद्र बना हुआ है। और भाई साहब नावा जो डीडवाना कुचामन में आते हैं ना, यहाँ पर राजस्थान की नमक की मंडी है। नावा में राजस्थान की नमक की क्या बनी हुई है, मंडी बनी हुई है। ये भाई साहब खारे पानी की झील है। क्या है दोस्तों, खारे पानी की झील है। इसके अलावा जितनी भी झील है ना, चाहे आना सागर ले लो, चाहे फतेह सागर ले लो, चाहे पिचोला ले लो, चाहे नक्की झील ले लो, चाहे जय समंच ले लो, चाहे राज समंच ले लो, चाहे कोई भी झील ले लो, वो सब के सब मीठे पानी की झील है। इतनी सी याद करने पर ये खारे पानी की झील हो जाएगी। खारा पानी करते ही भाई साहब पीछे बचेगा मीठा पानी। क्या बचेगा, मीठो पानी, पार्लर पानी बची, वो आपने याद करना। हो जाएगा याद भाई साहब, बहुत ही सिंपल बात है। साड़ी रा पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कौन फाड़े, कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। भाई साहब सांबर डीडोना काछोर कावोद, पचपदरा लूण करसण कुचामन ताल छापर फड़ोदी डेगाना रेवासा पीतमपुरी और नावा, पीतमपुरी और नावा, पीतमपुरी और नावा। याद कर लेना भाई साहब, ये है खारे पानी की झील। अब भाई साहब आप हेडिंग लगाओ। सबसे पहली जो झील है वो है सांबर झील। कौन सी झील है दोस्तों, सांबर झील। हेडिंग लगाओ। अपन पहली झील पढ़ेंगे सांबर झील। हाँ, याद करना है दोस्तों कैसे भी करके। मैं एक बार थोड़ा सा वीडियो देख लूँ, कहीं बंद नहीं हो गया। हाँ, बंद नहीं होना चाहिए बस, ये एन कैन पर अच्छी बात है भाई साहब, बिल्कुल बंद नहीं हुआ। वीडियो आजकल अपना बहुत हेल्प करता है, वीडियो कभी बंद नहीं होता। ये समझदार हो गया भाई साहब, अब बंद नहीं होगा क्योंकि इसका अच्छा इलाज कर रखा है। इसको मैंने सेटिंग कर दी वीडियो से, बढ़िया समझदार हो गया दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे सांबर झील। कौन सी झील है दोस्तों, सांबर झील। सबसे पहला ये सांबर झील है कहाँ, याद कर लेना। जो सांबर झील है ये फुलेरा जंक्शन, जो फुलेरा तहसील है दोस्तों, फुलेरा जंक्शन कहाँ आती है दोस्तों, याद करना। जो फुलेरा जंक्शन है ये जयपुर ग्रामीण में आती है। कहाँ आती है दोस्तों, जयपुर ग्रामीण में सांबर झील स्थित है। फुलेरा जंक्शन जयपुर ग्रामीण में आती है ये झील। भाई साहब याद कर लेना, ये राजस्थान की क्षेत्रफल में राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भाई साहब एक खास बात बताऊं, ये भारत की सांबर झील, ये जो सांबर झील है ना दोस्तों, ये सांबर झील भारत की दूसरी सबसे खारी झील है। सांबर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो पहली झील कौन सी होगी दोस्तों, चिल्का झील, ओडिशा की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, चिल्का झील ओडिशा। लेकिन सांबर झील है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सांबर झील। भाई साहब जो ये झील है ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आई बात। ये जो सांबर झील है ना दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था, याद कर लेना दोस्तों। एक शिलालेख मिला है, उस शिलालेख का नाम है बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख है दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख। इस बिजोलिया शिलालेख, ये जो बिजोलिया शिलालेख है ना दोस्तों, ये कब का है, याद कर लेना 1170 ईस्वी का। इसका जो लेखक था वो कौन था, गुणभद्र। कौन था दोस्तों, गुणभद्र। यानी गुणभद्र ने इसका लेखन कार्य किया था। बिजोलिया शिलालेख मिला है। इस बिजोलिया शिलालेख में एक बात लिखी हुई है कि जो सांबर झील है, इस सांबर झील का जो निर्माता है, इस सांबर झील का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने करवाया था। ये वासुदेव चौहान वही है जिसने सीकर जो शाकंभरी के चौहान है, शाकंभरी के चौहानों की संस्थापना करी थी। शाकंभरी के चौहानों का संस्थापक है जिसने सांबर के आसपास 551 ईस्वी में चौहान राजवंश की स्थापना करी। और इसने अपनी राजधानी अहिस छत्रपुर सपादलक्स, अहिस छत्रपुर बताई, जो नागौर में आती थी, अहिस छत्रपुर इसने अपनी राजधानी बताई थी। वो इतिहास में पढ़ेंगे। अपने को याद करना कि सांबर झील का निर्माता वासुदेव चौहान को माना जाता है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। बिजोलिया शिलालेख कब का है, 1170 ईस्वी का है। गुणभद्र ने इसका लेखन का कार्य करा था। गजब की वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई साहब, जो ये सांबर झील है ना,
इस सांबर झील की आकार कैसा है? सांबर झील की आकार कैसा है? सांबर झील आयताकार में फैली हुई। कैसी फैली दोस्तों? आयताकार में। सांबर झील की जो आकृति है वो आयताकार है, याद कर लेना, बहुत ही गजब की है। अब जो ये सांबर झील है ना दोस्तों, ये कौन कौन से जिलों में फैली हुई? मैं सबसे पहले एक बात बता देता हूं, ये सांबर झील कौन कौन से जिलों में फैली हुई है। देखो दोस्तों, ये है डीडवाना कुचामन, ये है डीडवाना कुचामन, ये नीचे पड़ता है दोस्तों अजमेर, कौन पड़ता है? अजमेर। और इधर पड़ता है जयपुर, जयपुर ग्रामीण। जो ये सांबर झील है ना दोस्तों, ये यहां पड़ती है भाई साहब, यहां तीनों की सीमाओं पर है। तो याद कर लेना दोस्तों, जो सांबर झील है ये 3 जिलों में फैली हुई है। जयपुर ग्रामीण जो सर्वाधिक फैली हुई है, डीडवाना कुचामन नया जिला जो पहले नागौर में आता था, और अब अजमेर, ये 3 जिलों में ये सांबर झील फैली हुई है। इस सांबर झील से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हर बार क्वेश्चन आया है, कोई 500 बार ये क्वेश्चन आया कि सांबर झील से 8.7% नमक उत्पादन होता है। कितना उत्पादन होता है? नमक उत्पादन देश का, यानी देश के कुल नमक का 8.7%, 8.7% जो नमक है वो अकेली सांबर झील करती है। देश के कुल नमक का 8.7% जो नमक है वो सांबर झील से होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि सांबर झील से देश का कुल कितना नमक उत्पादित होता है? 8.7%। दोस्तों ये उतारो, फिर मैं आगे बात करता हूं। उतार दिया ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, हाथों हाथ ले लेना। अब बात करता हूं आगे। दोस्तों आगे बात करता हूं, जो ये सांबर झील है, हाँ सांबर झील है दोस्तों, इस सांबर झील की मैं बात करूं, इस सांबर झील की मैं बात करूं तो सांबर झील से मैं बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपको याद करना। ये सांबर झील है ना दोस्तों, ये मान लो ये सांबर झील है। कौन सी झील है दोस्तों? सांबर झील। ये कौन सी झील है दोस्तों? सांबर झील। ये सांबर झील है ना। इस सांबर झील में उत्तर से जो नदी आती है उस नदी का नाम है मैंथा नदी। कौन सा नदी? मैंथा नदी। यानी सांबर झील में 4 नदियां, सांबर झील में 4 मुख्य नदियां इसमें जल लेकर आती है, जो सभी के सभी नदियां खारी नदियां। कैसी नदियां दोस्तों? सभी के सभी खारी नदियां है जो सांबर झील में जल लेकर आती है। सांबर झील में उत्तर से जो मनोरपुरा है ना दोस्तों, मनोरपुरा जो जयपुर ग्रामीण में आता है, मनोरपुरा एक स्थान है जयपुर ग्रामीण में, उस मनोरपुरा की पहाड़ियों से मैंथा नदी निकलती है और उत्तर से आकर सांबर झील में गिरती है। इसी से दक्षिण दिशा से रूपनगढ़ जो किशनगढ़ की पहाड़ियां, जो अजमेर में किशनगढ़ की पहाड़ियां हैं, वहां से रूपनगढ़ नदी निकलती है। और इसी रूपनगढ़ नदी के किनारे जो किशनगढ़ के अपने पास में सलेमाबाद, अजमेर जो निम्बाक संप्रदाय की पीठ है, वही रूपनगढ़ नदी है। ये दक्षिण दिशा से रूपनगढ़ नदी जाती है किशनगढ़ की पहाड़ियों से। और भाई साहब एक तो तीसरी है खारी और चौथी है खंडेला। चौथी कौन सी है दोस्तों? खंडेला। ये सीकर से आती है खंडेला। ये चारों के चारों नदियां इसमें लाकर पानी डालती है। अब भाई साहब एक क्वेश्चन ये आएगा, मेरे हिसाब से अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब इस सांबर झील में सबसे ज्यादा कौन सी नदी नमक लेके आती है? कौन सी नदी सबसे ज्यादा नमक लेके आती है? याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो नदी है दोस्तों मैंथा नदी। रट लेना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये मैंथा नदी है, ये सांबर झील में सर्वाधिक पानी लेके आती है और सर्वाधिक नमक लेके आती है, वही मैंथा नदी है। याद कर लेना, मैंथा नदी सांबर झील में सबसे ज्यादा नमक लेके आती है। याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही शानदार बात है। अब भाई साहब जो यहाँ का नमक है, वो नमक, यहां पर जो नमक है, इस नमक का उत्पादन कौन करता है? याद कर लेना 1964 में राज्य सरकार और भारत सरकार ने यहां पर एक संस्थान स्थापित करा जिसका नाम है सांबर साल्ट लिमिटेड। क्या स्थापना करी थी दोस्तों? सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना करी थी। और इस सांबर साल्ट लिमिटेड
यहाँ पर नमक का उत्पादन करता है, यहाँ का नमक उत्पादित करता है। वो कौन करता है? सांबर साल्ट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी, यहाँ का नमक वो उत्पादित करता है। और सांबर झील के नमक को, सांबर झील का जो नमक सांबर साल्ट लिमिटेड उत्पादित करता है, और जो सांबर झील का जो नमक है, इस नमक को क्या कहते हैं दोस्तों? इस नमक को कहते हैं क्यार नमक। क्या कहते हैं दोस्तों? क्यार नमक। क्या नमक कहते हैं? क्यार नमक कहते हैं, क्योंकि सांबर झील का नमक क्यारी पद्धति से बनाया जाता है। किस पद्धति से? क्यारी पद्धति से बनाया जाता है। मान लो ये सांबर झील का पानी है और वो इस तरफ इस खेत में लेके आएंगे। खेत में लाने के बाद में ये छोटी छोटी भाई साहब बना देंगे क्यारियाँ। क्या बना देंगे? क्यारियाँ। क्यारियों में पानी डाल देंगे और वो पानी वाष्पीकरण के द्वारा पानी जो था वो वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण की क्रिया से पानी तो उड़ जाएगा और पीछे भाई साहब बचा रहेगा नमक। क्या बचा रहेगा दोस्तों? नमक बचा रहेगा। इसमें क्या बचा जाएगा? नमक। यानी कि सांबर झील से पानी को बाहर निकालेंगे और वो पास में बनी हुई क्यारियां, बड़ी बड़ी क्यारियों में डाल देंगे, और वाष्पीकरण, तेज धूप पड़ने पर वाष्पीकरण की क्रिया से पानी तो ऊपर उठ जाएगा और पीछे बचेगा नमक। क्या बचेगा? नमक। जो वाष्पीकरण के द्वारा सांबर झील से नमक प्राप्त किया जाता है, उस नमक को कहते हैं क्यार नमक। क्या कहते हैं दोस्तों? क्यार नमक, क्योंकि क्यारी पद्धति से इस नमक का निर्माण किया जाता है। और कौन करता है? सांबर साल्ट लिमिटेड करती है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। आई बात समझ में? भाई साहब, भारत सरकार ने इसका संरक्षण करने के लिए, इस सांबर झील को 1990 में रामसर साइट की सूची में डाला था। बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की दो स्थान रामसर साइट या आर्द्र भूमि या वेटलैंड क्षेत्र या नम भूमि में शामिल है। एक तो है केवलादेव, जो 1981 में डाला। केवलादेव वन्य जीव अभयारण्य जो भरतपुर का है, वो 1981 में रामसर साइट में डाला। और भाई साहब जो सांबर झील है, इसको 1990 में रामसर साइट में डाला था। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है कि सांबर झील को रामसर साइट में कब डाला था? 1990 में। राजस्थान की दूसरी रामसर साइट कौन सी है? सांबर झील 1990। ये पॉइंट आपके समझ में आया क्या? दिमाग में बैठा क्या? बिल्कुल आपके अच्छे से ये दिमाग में बैठ गया होगा। भाई साहब आगे, अब मैं आगे की बात करूं तो समझ लेना। अब मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा इस तरफ। हाँ, अब मैं थोड़ा मिटाता हूं, फिर मैं एक बार और सबसे लास्ट में मैं आपके ऐसे खोपड़ी में सेट करूंगा। आप इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है भाई साहब। ये दोस्तों बात, ये अपनी कौन सी झील है दोस्तों? सांबर झील है। ये सांबर झील है, सांबर झील। इसको रामसर साइट में कब डाला? 1990 में। यहां से नमक का उत्पादन कौन करता है? सांबर साल्ट लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई? 1964 में। याद हो गया? यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे भाई साहब, यहां पर 2019 में क्या होता है? यहां पर इस सांबर झील में एक बीमारी फैल गई थी, जिसका नाम है एवियन बोटुलिज्म। इस एवियन बोटुलिज्म जो बीमारी थी, इस बीमारी के कारण हजारों पक्षी मारे गए। इसकी वजह से ये सांबर झील बहुत ही चर्चा में आई थी। क्वेश्चन आ सकता है कि सांबर झील में 2019 में जो त्रासदी घटी थी, जिसमें हजारों पक्षी मारे गए थे, वो बीमारी कौन सी थी? एवियन बोटुलिज्म नाम की बीमारी थी। भाई साहब, इस सांबर झील पर गुजरात का राज्य पक्षी है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? राजहंस। गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस। और भाई साहब, अपने प्रियतमा को याद करने के लिए जोधपुर का शुभंकर कौन सा है बताइए? प्रवासी पक्षी कुर्जा। ये दोनों के दोनों यहां पर आते हैं। जब ये एवियन बोटुलिज्म जो बीमारी फैली थी, उसमें हजारों की संख्या में कुर्जा पक्षी मारे गए थे। भाई साहब कमेंट में बताओ, ये राजहंस नाम का जो शुभंकर है, वो कौन से जिले का है? नागौर का। हंस तो था टोंक, और राजहंस किसका है भाई साहब? ये राजहंस है नागौर का। और कुर्जा पक्षी जोधपुर का शुभंकर है। याद कर लेना, कुर्जा और राजहंस ये दोनों के दोनों यहां पर भाई साहब विचरण करने के लिए आते हैं। एवियन बोटुलिज्म नाम की जो बीमारी थी, वो इस समय फैली थी। याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। भाई साहब एक बात बताता हूं, राजस्थान का एकमात्र नमक का संग्रहालय
राजस्थान का एकमात्र नमक का संग्रहालय है वो कहाँ है दोस्तों, सांबर झील में ही है। और ये नमक का संग्रहालय कब बनाया था, 1870 में अंग्रेजों ने, 1870 में अंग्रेजों ने यहाँ पर सांबर झील में नमक का संग्रहालय बनाया था। क्या बनाया था, नमक का संग्रहालय बनाया था। याद कर लेना, ये पॉइंट जो बता रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाई साहब इस सांबर झील के किनारे क्या क्या खास बात है, इस सांबर झील के किनारे भाई साहब एक तगड़ी बात है। इस सांबर झील के किनारे एक तगड़ी बात है, ये सांबर झील है दोस्तों। इस सांबर झील के किनारे एक मंदिर बना हुआ है। सांबर झील के किनारे एक मंदिर बना हुआ है। सांबर झील के किनारे एक मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर का नाम क्या दोस्तों, शाकंभरी मंदिर। क्या नाम है दोस्तों, शाकंभरी माता का मंदिर। शाकंभरी माता का मंदिर। इसी शाकंभरी माता को क्या कहते हैं दोस्तों, तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम है देवयानी तीर्थ। देवयानी तीर्थ कहते हैं, देवयानी तीर्थ कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन कांस्टेबल में पूछा था। राजस्थान में देवयानी तीर्थ का मंदिर कहाँ है, राजस्थान में देवयानी तीर्थ का मंदिर कहाँ है, सांबर झील के किनारे। जो शाकंभरी माता है, इस शाकंभरी माता को देवयानी तीर्थ या तीर्थों की नानी कहते। भाई साहब इसी झील के किनारे एक मस्जिद बनी हुई। इसी झील के किनारे क्या बनी हुई दोस्तों, एक मस्जिद बनी हुई है। उस मस्जिद का नाम क्या दोस्तों, नालीसर मस्जिद। क्या नाम है दोस्तों, नालीसर मस्जिद। याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है। देखो दोस्तों, सांबर झील के किनारे नालीसर मस्जिद बनी हुई है, सांबर झील के किनारे शाकंभरी माता का मंदिर है। और सांबर झील के किनारे एक बात बता देता हूं, 1562 की बात है। सांबर झील में 1562 की बात है। यहां पर भाई साहब अकबर का विवाह हुआ था। अकबर की विवाह स्थली मानी जाती है। आमेर के जो भारमल कछवा थे, जिसकी बेटी थी हरकाबाई। क्या नाम था, हरकाबाई। आमेर के जो भारमल कछवा थे, उन्होंने 1562 में अकबर से अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह किया था। वो भी सांबर झील के किनारे किया था। वही हरकाबाई है भाई साहब जो आगे चलकर इतिहास में मरियम उस्मानी के नाम से जानी जाती है। हिस्ट्री में पढ़ेंगे, या नहीं पढ़ूंगा यहाँ तो बस थोड़ा यूं सैंपल दे रही हूँ, यूं सैंपल आपने थोड़ी ललक पैदा कर रही हूँ कि हिस्ट्री में एडी कहानियाँ आई है कि हिस्ट्री में जो आमेर का भारमल कछवा था, उसने 1562 में अकबर को बोला कि भाई साहब हमारी आज को बेटी है नहीं हरकाबाई, इन हरकाबाई शादी कर ले भाई साहब। और अकबर की भाई साहब एडो मौको तो बार बार मिले न मिले, आमेर के कछवा राजवंश हमसे शादी कर रहा है। भाई साहब वो ले गया दिल्ली ले जाने के बाद में उसका नाम रखा था भाई साहब मरियम उस्मानी। क्या रखा था, मरियम उस्मानी। वही है हरकाबाई। क्या बाई है, हरकाबाई, शाही बाई, यही है भाई साहब हरकाबाई। और एक खास बात बता देता हूँ, इसी सांबर झील के किनारे दादू पंथ की स्थापना करने वाले दादू दयाल ने भी इस सांबर झील के किनारे अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसमें प्रथम उपदेश दिया था ये कि ये पूरी की पूरी क्या हो गई भाई साहब, सांबर झील हो गई। देखो दोस्तों, याद क्या क्या करना है, गजब की बात है। सांबर झील जयपुर ग्रामीण, डीडवाना, कुचामन, अजमेर में स्थित है। देश के कुल नमक का 8.7 उत्पादित होता है। 2019 में एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी से हजारों पक्षियों की मौत हो गई। यहाँ पर गुजरात का राजहंस और कुर्जा पक्षी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। 1870 में यहाँ पर नमक संग्रहालय बनाया गया था। अब बस उनमें उसके बाद में इसकी आकृति जो आयताकार है। सांबर झील अपने राजस्थान के क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील है। देश में, भारत में ये दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली चिल्का झील ओडिशा की है। आगे बात करूँ तो फिर इसको रामसर साइट 1990 में डाला था। फिर उसके बाद में सांबर साल्ट लिमिटेड 1964 से यहाँ नमक उत्पादित करता है। यहाँ के नमक को क्यार नमक कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कैरी पद्धति बना कर नमक का उत्पादन किया जाता है। ये भाई साहब होगी सांबर झील। यहाँ पर नालीसर मस्जिद और देवयानी तीर्थ का मंदिर है। देवयानी तीर्थ को तीर्थों की नानी या भाई साहब देवयानी तीर्थ या शाकंभरी माता यहाँ कर मंदिर है। भाई साहब मेरे को ये बताओ, कोई तकलीफ है क्या इसमें सांबर झील में? मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होगी। सांबर झील में आपको कोई तकलीफ नहीं है भाई साहब, एकदम दिमाग में एकदम बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में बैठ गया। मेरे हिसाब से 1% आपको सांबर झील को लेकर नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं है। आगे छोटी छोटी झीलें हैं भाई साहब, क्या टेंशन ले रही हो? है मैं टेंशन नहीं ले रही हो तो थे क्यों टेंशन ले रही हो भाई साहब? थाने इतनी क्यों टेंशन हो रही है? बिल्कुल टेंशन तो लेना ही नहीं है, टेंशन देना है। मेरी तरह टेंशन दे दो लोगों को, टेंशन लेना नहीं भाई साहब। बिल्कुल एकदम शांत मन से, मजे मन से। आप तो डेली नोट्स बनाते रहो।
क्वेश्चन देख लेना बाहर जावे तो। आज जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हो ना भाई साहब, मैं पेपर मिलाते वक्त सोच लिया कि कहीं वो एग्जामिनर अपने इस यूट्यूब चैनल देख कर तो नहीं बना रहा है। भाई साहब इतने सारे क्वेश्चन आए, इतने से टॉपिक। अभी तो मैंने 7-8 टॉपिक पढ़ाई, 7-8 टॉपिक में से बहुत सारे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आ गए, कम से कम 15-20 क्वेश्चन के आसपास आ गए थे घुमा फिरा के। और मैं कभी कभी कुछ चीज़ें बोलता हूँ वो भी क्वेश्चन टपक गए। मैं मानता हूँ बहुत खतरनाक साबित होने वाली है पशु परिचर की जो ये बैच चल रहा है ना, बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। जब जियोग्राफी पूरी हो जाएगी ना भाई साहब, 5 से 6 घंटे की मैराथन लेके आऊँगा। जो जो एग्जाम में आता है उसी के ओरिएंटेड महासंग्राम, महासागर के नाम से, महासागर के नाम से वो एक सीरीज स्टार्ट करूँगा। महासंग्राम के नाम से आपके पास में 5 से 6 घंटे का मैराथन आएगा। वो मैराथन आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। ये तो आपको याद करना ही करना है, वो तो रट लेना फिर तो, उसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला। भाई साहब ये J2 ऑफिशियल चैनल है, यहाँ पे दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से मेहनत की जाती है। मेरे भाई बहनों के लिए मेहनत की जाती है। 100% रिजल्ट होने वाला है यहाँ का, मैं कह देता हूँ। आगे दोस्तों नेक्स्ट है अपनी पचपदरा झील। पचपदरा झील, ओ भाई साहब पचपदरा झील कहाँ है सर? पचपदरा झील तो बाड़मेर में है ना मुन्ना। पचपदरा झील बाड़मेर में नहीं है। पचपदरा झील कहाँ पड़ती है दोस्तों? बालोतरा में पड़ती है। पचपदरा झील, पचपदरा जो तहसील है बालोतरा में, यहीं पर पड़ती है। याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है। सर इस पचपदरा झील का निर्माण किसने करवाया था? 400 ईसा पूर्व। 400 ईसा पूर्व एक व्यक्ति था जिसका नाम था पंचाभील। क्या नाम था? पंचाभील। इस पंचाभील ने पचपदरा झील का निर्माण करवाया था। पचपदरा झील का निर्माण 400 ईसा पूर्व में पंचाभील नामक व्यक्ति ने इस पचपदरा झील का निर्माण करवाया था, जो वर्तमान में कहाँ है? बालोतरा में है भाई साहब। और सर ये पचपदरा जो झील है ना दोस्तों, ये सबसे शुद्ध झील मानी जाती है भाई साहब। जो यहाँ का नमक है ना दोस्तों, वो नमक सर्वोत्तम है। नमक कैसा दोस्तों? सर्वोत्तम है। क्योंकि पचपदरा झील का जो नमक है वो सबसे सर्वोत्तम है, क्योंकि नमक का जो सूत्र है वो NaCl है, सोडियम क्लोराइड। भाई साहब ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, वो 98% पाया जाता है। पचपदरा झील में जो NaCl पाया जाता है, जो सोडियम क्लोराइड है, वो 98% तक पाया जाता है। भाई साहब इसका मतलब जो यहाँ का जो नमक है, यहाँ का जो नमक है वो सर्वोत्तम के साथ साथ में सबसे खरा नमक है। सबसे खरा नमक है भाई साहब। खरा होगा तभी तो बढ़िया होगा, जिसमें NaCl होगा। जितनी ज्यादा मात्रा में NaCl होगा वही तो सबसे शुद्ध नमक होगा भाई साहब। आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक, एकदम शानदार नमक, एकदम बढ़िया टेस्ट आवे, एकदम मस्त मजा आ जाए नमक खाते ही। वो है पचपदरा झील, जो बालोतरा में पंचाभील ने इसका निर्माण करवाया। यहाँ का जो नमक में, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पचपदरा झील का जो नमक है उसमें NaCl की मात्रा कितनी होती है? 98%। सर्वोत्तम प्रकार का नमक कौन सा है? पचपदरा झील का नमक है, जिसमें 98% तक NaCl की मात्रा पाई जाती है। याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। ये क्वेश्चन बार बार आता है। ओ भाई साहब यहाँ का जो नमक है वो नमक पारंपरिक तौर से एक जाति है पचपदरा में, एक जाति है खारवाल जाति। कौन सी जाति दोस्तों? खारवाल जाति। वो खारवाल जाति क्या करती है? हाथ में लेती है एक झड़ी का नाम है दोस्तों मोरली झड़ी। कौन सी झड़ी दोस्तों? इस मोरली झड़ी। इस मोरली झड़ी के माध्यम से, इस मोरली झड़ी के माध्यम से नमक का उत्पादन किया जाता है। यानी कि पचपदरा झील में खारवाल जाति के लोगों द्वारा, खारवाल जाति के लोगों द्वारा मोरली झड़ी के माध्यम से, मोरली झड़ी के माध्यम से जो नमक का उत्पादन किया जाता है, उस नमक को कहते हैं रेस्ता नमक। क्या कहते हैं दोस्तों? रेस्ता नमक। दोस्तों सांबर झील में जो नमक उत्पादित हुआ था उसको बोलते हैं क्यार नमक। सांबर झील के नमक को क्यार बोलते हैं और पचपदरा झील के नमक को क्या बोलते हैं? रेस्ता नमक। क्या कहते हैं दोस्तों? रेस्ता नमक। याद कर लेना। यानी कि खारवाल जाति के लोगों द्वारा मोरली झड़ी के माध्यम से रेस्ता पद्धति द्वारा जो नमक उत्पादित किया जाता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको रेस्ता पद्धति के द्वारा जो नमक उत्पादित होता है वो पचपदरा झील में उत्पादित होता है। याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही गजब की बात है। और वर्तमान में यहाँ पर राजस्थान स्टेट जो मिल्स है, वो यहाँ पर राजस्थान स्टेट जो मिल है पचपदरा में नमक के, वो यहाँ पर अपने जो नमक का उत्पादन करती है। जो पचपदरा है यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो नमक की खाने वो हीरागढ़ क्षेत्र में है। कहाँ पे है दोस्तों? हीरागढ़ क्षेत्र। यानी कि क्वेश्चन कभी आ सकता है कि पचपदरा के पास में जो हीरागढ़ क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? याद करना, नमक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? नमक के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पचपदरा के पास में जो हीरागढ़ क्षेत्र है, पचपदरा के पास में जो हीरागढ़ क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? याद कर लेना, वो नमक के लिए प्रसिद्ध है। पचपदरा के पास में जो हीरागढ़ क्षेत्र है वो नमक के लिए प्रसिद्ध है। याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है। दोस्तों
इस पचपदरा झील के पास में, पचपदरा झील के पास में ये जो खारवाल जाति के लोग क्या करते हैं, कुएं बनाते, क्या बनाते दोस्तों, कुएं बना बनाकर भी नमक का उत्पादन करते हैं। उन कुओं को क्या कहते हैं, याद कर लेना, उन कुओं को कहते हैं कोशिया। क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिया, या कहीं कहीं आपको नाम मिलेगा कोसलू। क्या मिलेगा दोस्तों, कोसलू। थोड़ा याद कर लेना, कभी क्वेश्चन आ सकता है कि पचपदरा झील के पास में खारवाल जाति के लोगों द्वारा कुएं बनाकर, कुएं डेढ़, आप मारवाड़ी में कहो डेढ़, कुएं बनाकर जो नमक का उत्पादन किया जाता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिया नमक या कोसलू नमक भी कहते हैं। याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है ये दोस्तों। आपको याद क्या क्या करना है, इसमें 2 बातें याद करनी, 2 बातें, उसके अलावा कुछ नहीं। पचपदरा झील सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ नमक है जिसमें NaCl की मात्रा 98% पाई जाती है। पचपदरा झील में खारवाल जाति के लोगों द्वारा मोरली झाड़ी के माध्यम से रेस्ता पद्धति द्वारा नमक उत्पादित किया जाता है। पचपदरा झील के पास में हीरागढ़ क्षेत्र है जहां पर नमक पाया जाता है। पचपदरा झील के पास में खारवाल जाति के लोगों द्वारा कुएं बनाकर जो नमक उत्पादित किया जाता है, जो कुएं बनाए जाते हैं, नमक उत्पादित किया जाता है, उनको कोशिया या कोसलू कहते हैं। खत्म बात, इतनी सी। इसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट 98% वाला याद करना है। इसके अलावा आपको क्या याद करना, कुछ नहीं करना। क्यों याद करोगे भाई साहब, कोई मतलब ही नहीं है आपको, है। आगे नेक्स्ट लेता हूं दोस्तों। नेक्स्ट झील है दोस्तों अपने लिए, नेक्स्ट झील कौन सी है, पेन दूसरा ले लेता हूं। हाँ, नेक्स्ट है दोस्तों डीडवाना झील। कौन सी दोस्तों, डीडवाना झील। डीडवाना झील कहाँ है भाई साहब, ये डीडवाना कुचामन में, डीडवाना कुचामन में। ओ भाई साहब, नमक में हमेशा होना चाहिए NaCl। जिस नमक में NaCl होगा वो तो भाई साहब खाने के लिए होगा, यानी जिसमें सोडियम क्लोराइड होगा, यानी कि जिस नमक में सोडियम क्लोराइड है वो नमक अपने लिए सर्वश्रेष्ठ नमक है। लेकिन जो डीडवाना का जो नमक है उसमें भाई साहब सोडियम क्लोराइड नहीं पाया जाता है, उसमें पाया जाता है भाई साहब सोडियम सल्फेट। क्या पाया जाता है दोस्तों, सोडियम सल्फेट पाया जाता है। और जो सोडियम सल्फेट है ये अपने लिए खाने योग्य नमक नहीं है। ये सोडियम सल्फेट को अपन नहीं खा सकते भाई साहब। जो डीडवाना का नमक है उसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा पाई जाती है, तो सोडियम सल्फेट होगा भाई साहब अपन नमक को नहीं खा सकते। इसका मतलब डीडवाना का नमक है ना वो खाने योग्य नहीं है, खाने योग्य नहीं है। अब भाई साहब खाने योग्य नहीं है, तो भाई साहब जब खाने योग्य नहीं है तो इन नमक का उत्पादन क्यों करे, कई काम वास्ते करे, क्यों करे, याद कर लेना। इस डीडवाना का जो नमक है इसको अपने जो डीडवाना का नमक है ना इसको चमड़ा उद्योग में काम लेते, चमड़ा उद्योग और कागज उद्योग में काम लेते। चमड़ा उद्योग और कागज उद्योग में इस डीडवाना के नमक का उपयोग किया जाता है। डीडवाना के नमक का उपयोग चमड़ा उद्योग और कागज उद्योग में किया जाता है। आई बस सुन में। और राजस्थान स्टेट मिल्स, आप राजस्थान स्टेट केमिकल मिल्स, इसी डीडवाना में राजस्थान स्टेट केमिकल मिल्स की स्थापना कर रखी है जो यहाँ पर नमक का उत्पादन करती है। और वो कब करी थी, 1960 में इसमें राजस्थान सरकार ने 1960 में डीडवाना में राजस्थान स्टेट केमिकल मिल की स्थापना करी। भाई साहब वो केमिकल मिल क्या करती है, इस नमक में से नमक को लेती है और भाई साहब ये क्या करती है, उर्वरक भी बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों, उर्वरक। तो देखो जो डीडवाना का नमक है वो कौन जो डीडवाना का नमक है वो किस किस में काम आ रहा है, चमड़ा उद्योग में काम आ रहा है, कागज उद्योग में काम आ रहा है, और भाई साहब उर्वरक उद्योग में भी ये डीडवाना जो को नमक है वो उर्वरक उद्योग में भी काम आ रहा है। जो यहाँ पर 1960 में राजस्थान स्टेट केमिकल मिल की स्थापना करी थी वो उर्वरक उद्योग में इस नमक का काम ले रहा है। भाई साहब एक गजब की बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। इस डीडवाना के आसपास जहां पर डीडवाना झील फैली हुई है, इस डीडवाना झील के आसपास छोटे छोटे नमक के स्थान बने हुए, छोटे छोटे नमक के लिए ऐसा कह सकता हूँ छोटी छोटी नमक की मंडियाँ बनी हुई है। डीडवाना झील के आसपास छोटी छोटी नमक की मंडियाँ बनी हुई है। उन मंडियों को क्या कहते हैं, याद कर लेना, उनको कहते हैं देवल। क्या कहते हैं दोस्तों, देवल, रट लेना। डीडवाना झील के आसपास छोटी छोटी नमक की मंडियाँ बनी हुई है जिनको देवल कहते हैं। भाई साहब ये अपनी होगी डीडवाना, इसके बाहर अपना डीडवाना से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। याद कर लेना इस देवल को कि डीडवाना झील के आसपास छोटी छोटी नमक की मंडियां, ये जो निजी संस्थान बने हुए उनको देवल कहते हैं।
तो भाई साहब जो ये डीडवाना झील है, इस डीडवाना झील का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें सोडियम सल्फेट पाया जाता है। तो भाई साहब जो यहाँ का जो नमक है वो कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग और उर्वरक उद्योग में इस नमक को काम में लिया जाता है। खत्म, एकदम बढ़िया, टाटा बॉय बॉय। समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आज खारे पानी की जिला भी करवा दूंगा, इतना लोड नहीं है भाई साहब, 1 घंटे के अंदर अंदर। कोई इतना हेडेक लेके थोड़ी पढ़ना, बहुत ही शांत मन से एकदम नो टेंशन होकर पढ़ना। आगे आगे देखो दोस्तों, नेक्स्ट मैं लेता हूं, नेक्स्ट है दोस्तों लूणकरणसर झील। लूणकरणसर झील भाई साहब, जो ये लूणकरणसर झील है ना दोस्तों, ये बीकानेर में, इसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। इसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? जो ये राजकोट है ना दोस्तों, ये राजकोट पड़ता है गुजरात में। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। और इस राजकोट में उत्पादित होती है मूंगफली। क्या उत्पादित होती है दोस्तों? मूंगफली। तो भाई साहब वहां पर मूंगफली उत्पादित होती है, तो अपना लूणकरणसर कोई पीछे थोड़ी है, लूणकरणसर में भी सर्वाधिक मूंगफली उत्पादित होती है। मूंगफली उत्पादन होने की वजह से इसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। ओ भाई साहब, यहाँ लूणकरणसर में जो नमक उत्पादित होता है दोस्तों, वो नमक बहुत ही कम मात्रा में होता है। कितना होता है दोस्तों? कम मात्रा में। जितना यहाँ पर नमक उत्पादित होता है ना दोस्तों, वो स्थानीय लोगों की जरूरत के अकॉर्डिंग होता है। मतलब लूणकरणसर का जो नमक है वो यहाँ के स्थानीय लोगों की जरूरत के अकॉर्डिंग ही नमक उत्पादित होता है। आई बस में आगे नेक्स्ट मैं लेता हूं दोस्तों, एक झील लेता हूं दोस्तों, नावा। कौन सी झील है दोस्तों? नावा। नावा जो झील है दोस्तों, ये डीडवाना कुचामण में आती है। कहाँ आती है दोस्तों? डीडवाना कुचामण में ये झील है। क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों? नावा में राजस्थान की नमक मंडी है। नावा में राजस्थान की क्या है दोस्तों? नमक मंडी है। और याद कर लेना, भारत सरकार का आदर्श लवण केंद्र है। भारत सरकार का आदर्श लवण केंद्र भी कहाँ है? वो यहीं पर है। भारत सरकार का आदर्श लवण केंद्र भी अपने नावा नागौर में ही है। नावा जो पहले नागौर में था वो डीडवाना कुचामण में। क्वेश्चन क्या आएगा? राजस्थान की नमक की मंडी कहाँ है? नावा में। भारत सरकार का आदर्श लवण केंद्र कहाँ बनाया गया है? नावा में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया दोस्तों? नावा में बनाया गया। याद कर लेना बहुत ही अच्छे से। आगे नेक्स्ट, अपनी खारे पानी की झील छोटी छोटी है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, इतना लोड लेने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है बाप झील। कौन सी झील है दोस्तों? बाप झील। और बाप झील कहाँ आती है दोस्तों? फड़ौदी में आती है। कहाँ आती है दोस्तों? फड़ौदी में। यहाँ पर भारत का पहला कोयला संयंत्र स्थापित किया गया है। कोयला संयंत्र स्थापित किया गया है। याद कर लेना। और यहाँ पर भी जो नमक है वो बहुत ही कम मात्रा में उत्पादित होता है, बहुत ही थोड़ी मात्रा में उत्पादित होता है। याद कर लेना, कोई ज़्यादा नहीं है। याद कर लेना, जो बाप जो फड़ौदी में आता है वहाँ पर भारत का पहला कोयला संयंत्र स्थापित है। आज बस उनमें राज्य का पहला भी कोयला संयंत्र भी यही माना गया। आगे नेक्स्ट है दोस्तों, एक झील है रेवासा झील। रेवासा कहाँ है दोस्तों? सीकर में। यहाँ से भी बहुत ही कम मात्रा में नमक का उत्पादन होता है। मतलब गांव वाला ही थोड़ा थोड़ा करें, खत्म कर दे। इसका क्वेश्चन क्या आएगा? जो अपना कर्नल जेम्स टॉड है दोस्तों, अपना जेम्स टॉड, कर्नल जो जेम्स टॉड है ना दोस्तों, टॉडियो, वो कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में एकमात्र झील रेवासा झील का उल्लेख करा। यानी कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में इस झील का क्या करा था दोस्तों? उल्लेख करा था। ये क्वेश्चन आएगा। देखो, राज्य का या भारत का पहला कोयला संयंत्र कहाँ बनाएगा? बाप फड़ौदी में बनाएगा। बाप झील फड़ौदी के पास में। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में राजस्थान की एकमात्र किस झील का उल्लेख करा? रेवासा झील सीकर का उल्लेख करा। कोई टेंशन है क्या? आगे एक है दोस्तों कावोद। कौन सी झील है दोस्तों? कावोद। और कावोद मैंने बताई थी कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर में। कावोद कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर में। याद कर लेना। ये झील क्यों प्रसिद्ध है? राजस्थान में सर्वाधिक जो आयोडीन है वो कावोद झील में मिलता है। राजस्थान में जो सर्वाधिक आयोडीन है वो कावोद झील जैसलमेर वाली में मिलता है। ओ भाई साहब, ये खारे पानी की झील है छूम मंतर। खाने पानी की झील छूम मंतर, एकदम टनाटन टाटा बॉय बॉय, खत्म कर दी मैंने। सांबर झील बता दी, पचपदरा, डीडवाना, बाप, रेवासा, ये सब चीज़ें बता दी। और क्या बची? लूणकरणसर, ये भी खत्म कर दी भाई साहब, कुछ भी नहीं बचा। टाटा बॉय बॉय। अब आपको कुछ नहीं करना है, नोट्स बनाना है, बढ़िया तरीके से लिखना है। कल अपन मीठे पानी की झीलें करेंगे, 1 या 2 वीडियो में खत्म।
भाई साहब ऐसा होता कोर्स और ऐसी होती है पढ़ाई, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास। आई बात समझ में, सीधा एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे पढ़ाई होती है, बिल्कुल पंचायती तो करनी ही नहीं है, सीधा पॉइंट टू बात करनी है, पॉइंट टू पॉइंट। आई बात समझ में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं, आपको अच्छे लगते तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, आपका एक छोटा भाई होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करती है, आप कमेंट में लिखिए कि आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पढ़ने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों अपनी भाषा ऐसी है, अपनी लैंग्वेज ऐसी है, अपने समझाने का तरीका ऐसा ही है, आप तो बस समझते रहो, आप तो नोट्स बनाते रहो, एग्जाम फाइट मैं करवाऊंगा। एक ही बात मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, एक ही बात कहता हूँ कि आप डेली मुझे 1 घंटा दे दो, नौकरी 2024 में मैं दूंगा भाई साहब, गवर्नमेंट नहीं, मैं दे दूंगा। बस पढ़ना आपको पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, याद आपको करना है, मैटर मैं आपको दे दूंगा, बस याद करते रहो भाई साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, रात को 2-2 3-3 बजे तक भी पढ़ो 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 पढ़ो, इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा। बेरोजगारी के जंजाल से निकलना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई साहब, नीचे फुंसिया हो जाए तो भी आपने पढ़ना पड़ी, खील हो जाए खील मोटा मोटा तो भी पढ़ना पड़ी। इससे अच्छा खुशी खुशी पढ़ो, आनंद से पढ़ो, 2-2 3-3 बजे रात दिन ये कर दो भाई साहब। 2-4 महीने की बात है, जून के आसपास तो एग्जाम हो जाएगा पशु परिचय का। ए भाई साहब वो डॉक्टर साहब कटे जा रही हो, आओ नहीं मारे थोड़ी बहरे हुई ठोको हुई, बस इतो काम है, घर बैठा खाओ पियो मौज करो। ए पया आई महीने सैलरी 15-17 हज़ार, ओ भाई साहब कई चीज़ें बेर અને બેર થોન કે ડોગ સાહેબ આવો અમારે થોડી ભેરે હુઈ ઠોકજો, ગાય दूध नहीं कढ़ाओ साहब, थोड़ा थे आईजो बैर कहीं चाहिए, बस इतो एंजॉय करना है। 2-4 महीने हटा रहो भाई साहब, मारा हाथ पढ़ता रहो, तो डेली जो पढ़ते हो वो पढ़ते रहो। शाम को 8:15 बजे भाई साहब लाइव आया करो, मज़ो नहीं आ रही हो मैंने बिल्कुल भी, अब लाइव बहुत कम आते हो, सुबह वाली क्लास थी उस समय लाइव आते थे, अब आते ही नहीं हो। आओ भाई साहब डेली आओ करो, पढ़ते रहो बस। तो ठीक है दोस्तों, अपनी यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं, कल अपन आगे बढ़ेंगे। तो हैव ए नाइस डे, बाय, थैंक यू।